students. So today we have with us a top NEET biology educator at Unacademy, none other than C Pahuja ma'am. और आज हम उनके साथ डिस्कशन करने वाले नीट एग्जाम के ऊपर, बट उससे पहले मैं आपको उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दूं. सो सी पहुजा मैम इज अ लीडिंग नीट एजुकेटर एट Unacademy. She has over 10 years of teaching experience, including offline and online coaching for class 11th and 12th, and for medical entrance exams. She's a gold medalist postgraduate with MSc, BSc, and B.Ed degrees from premier institutions. She's the author of Disha's latest book, 360 NCERT Biology for NTA NEET. So, welcome, ma'am, and thank you so much for taking out time for us today. Thank you so much for the wonderful introduction, and I'm really obliged. Thank you so much. So let's start with the first question, the most important one. How do we start preparation for NEET exam? Basically, क्या वो prerequisites हैं जो students को ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको देने के लिए अराउंड 21 to 22 lakhs students they appear every year, and the selection rate is just 1 lakh per year. तो मेहनत बहुत लगती है. इसमें आपको ये याद रखना है कि सिलेबस बहुत है, बहुत जी जान जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ती है. आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जितना जल्दी रियलाइज कर लेंगे, द सूनर आई कंप्लीट माई सिलेबस, द बेटर रिविजन आई कैन गेट, द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू सॉल्व. जितनी बारी आप अपने नोट्स पढ़ते हैं, ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करती हैं आपके इस पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए. तो आप पहले से सोच के बैठिए कि यार ये 2 साल या फिर ये 3 साल मुझे लग के मेहनत करनी है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है. तो डेफिनेटली आप एक सही बात पे हैं और आपका नीट जरूर क्रैक हो जाएगा. तो मैम, ऐसा जरूरी है कि 2-3 साल चाहिए ही आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए? अगर किसी ने बहुत बाद में डिसाइड किया और उसके पास 1 ईयर है, तो क्या कोई 1 ईयर में निकाल सकता है एग्जाम? देखिए, निकालने को तो बिल्कुल 1 ईयर में भी और आप 6 मंथ्स में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. एक माउंटेन है, मुझे उस माउंटेन की पीक तक पहुंचना है. मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, चाहे मेरे पास अभी 2 साल है, चाहे मेरे पास 6 महीने बचे हैं, जाना मुझे चल के ही पड़ेगा. अब जो स्टूडेंट 10th क्लास के बाद ही बिल्कुल स्टार्ट कर देगा, तो उसकी जर्नी बहुत स्मूथ होगी. उसके पास समय होगा रेस्ट करने का, उसके पास समय होगा रिवाइज करने का, उसके पास समय होगा प्रैक्टिस करने का. लेकिन आप जितनी लेट स्टार्ट करोगे, उतनी आपको स्पीड अपनी तेज करनी पड़ेगी. तो शॉर्टकट नहीं है, मेहनत बहुत लगेगी. जितना लेट करोगे, उतनी मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी. लेकिन डेफिनेटली हो सकता है. 1 साल भी अगर आप लग के करें, 6-7 मंथ्स भी अगर आप सीरियस होकर तैयारी करें, तो बिल्कुल निकाल सकते हो. That makes very much sense, मैम. तो मैम, आप इतने सारे स्टूडेंट्स को अब तक मेंटर कर चुके हो इस एग्जाम के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो मेजर मिस्टेक्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती इस एग्जाम में? देखिए, जब बच्चा 10th क्लास के बाद आता है ना, तो उसका अप्रोच बिल्कुल बदलता है. 10th क्लास तक यूजुअली हम थ्योरी तक फोकस करते हैं. तो जैसे ही वो 11th क्लास में आता है, तो अभी भी उसका माइंडसेट ये होता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ूंगा तो उससे बात बन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है. सिर्फ थ्योरी से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं. तो अब आपको अपने पढ़ने का अप्रोच भी चेंज करना है. जब आप अपनी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में आपको रिवाइज करना है, साथ साथ में आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्रीवियस ईयर पैटर्न को साथ में लेके चलना है. कई बार हम ब्लाइंडली पढ़ रहे होते हैं, 3-3, 4-4 महीने वी केप्ट ऑन स्टडिंग, वी केप्ट ऑन रिवाइजिंग, बट हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं. क्वेश्चन सॉल्व हम तब सोचते हैं कि जब 3 महीने बच जाएंगे तब हम जाके सवाल निकालेंगे. तब तो बहुत कम समय है. आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन अपने पूरे इस जर्नी में सॉल्व कर लेने हैं, और वो तभी हो सकता है जब आप साइड बाय साइड लेके चले कि मैंने आज एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो मैं आज ही उसके पीवाईक्यूज लगाऊंगा, आज ही उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ूंगा. पहली मिस्टेक ये है कि हम बहुत लेट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग. दूसरी मिस्टेक इसमें ये आती है कि हम लोग सिर्फ अपने नोट्स को ही रिफ्रेश करते रहते हैं, उसी को पढ़ते रहेंगे. कई बार बच्चे का फोकस एनसीईआरटी जैसी बुक से हट जाता है. अल्टीमेटली पेपर उस बुक से ही आना है. एनसीईआरटी की एक लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज भी आपको माइंड में रखनी है कि जितनी बारी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, उतनी बारी आपको लगेगा कि कुछ नया मिला,
उतनी बारी आपको लगेगा यार पहले तो मैंने इस चीज पे फोकस नहीं किया था। तो इस वजह से आपको एनसीईआरटी भी अपने साथ साथ हैंड टू हैंड लेकर चलनी है। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। और हाँ, लेट स्टार्ट करते हो, सीरियस लेट होते हो, आपको लगता है कि समय बहुत है। समय बहुत है तो बेटा कंपटीशन भी बहुत है, आप ये रियलाइज करिए। जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई और जरूर पढ़ाई कर रहा है। जब आप मस्ती मार रहे हैं तो पीछे आपके बच्चे लगे हुए हैं मेहनत करके आपकी सीट को लेने के लिए। अल्टीमेटली तो ये जंग है, ये कंपटीशन है। किसी किसी एक बच्चे को वो सीट मिलनी है, सबको नहीं मिल सकती। ऐसा हमारा रूल है कि यार सीट्स ही हमारे पास 1 लाख है। तो यार अगर तुम लगे रहोगे, गेम में बने रहना है, तो दिन रात एक करना पड़ेगा। तो मैम जैसे कि अभी आपने कहा एनसीईआरटी के बारे में, जी, एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में, और क्या सिर्फ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ के ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे इंपॉर्टेंट कोई बुक ही नहीं है। ये आपकी गीता है, ये आपकी बाइबल है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। एंड अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं, थ्योरी बुक की बात करूं, तो एनसीईआरटी और अपने नोट्स के अलावा आपको इस जर्नी में कुछ भी नहीं चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि यार हमने उसे अच्छे से पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअली वो बुक बहुत पतली है ना, उसको बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं। अरे इसमें से कहाँ पेपर आएगा, डॉक्टर बनने के लिए इतनी छोटी बुक में से पेपर कैसे आ सकता है। बट एक्चुअल में पेपर उसमें से ही आता है। लेकिन एनसीईआरटी लर्न भी ऐसे नहीं होती। अगर आप सोचे कि जस्ट मैं रीडिंग कर लूं और मुझे एनसीईआरटी लर्न हो जाएगी, कभी नहीं होगी। एनसीईआरटी लर्न करने हैं तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। एनसीईआरटी की हर लाइन पे क्वेश्चन बना होना चाहिए, आपके पास वैसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसको आप सॉल्व कर रहे हो। आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज निकाल के देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से बने हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी की चलो थ्योरी पढ़ ली बात बन गई, नहीं, उसमें डायग्राम्स भी हैं, उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वहां से भी सवाल बनते हैं। हर चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट का पेज भी है, वो बच्चा इग्नोर करता है, वहां से सवाल बनते हैं। हर चैप्टर के एंड में एक समरी भी है, वो बच्चा इग्नोर कर देता है कि यार चैप्टर पढ़ लिया, समरी का क्या करना है, लेकिन वहां से सवाल बनते हैं। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है और उसमें बेस्ड सवालों को करते जाना है। आजकल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बदल चुका है। अब वो मल्टीपल चॉइस की जगह आपसे स्टेटमेंट बेस्ड पे आ गए हैं। दे आर चेकिंग कि क्या आपने एनसीईआरटी की एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा है, बिकॉज हेंस ये छोटी छोटी चीजों को वो चेक कर रहे हैं। तो पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड अब ज्यादा हो चुका है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो बेसिकली हमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी चाहिए, और उसके बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम और बुक्स रेफर कर सकते हैं जो हमें अच्छे से बिल्कुल, प्रैक्टिस करवा एब्सोल्युटली। दें। थ्योरी में तो आपको कुछ नहीं चाहिए, दैट इज जस्ट योर एनसीईआरटी प्लस आपके नोट्स। लेकिन हाँ, आपके पास एक ऐसी बुक अपनी पूरी जर्नी में जरूर होनी चाहिए। पहली चीज, जिससे आप पीवाईक्यूज लगाएं, क्योंकि पीवाईक्यूज हैंड इन हैंड चलते हैं। वो पेपर से 2 महीने पहले नहीं करे जाते हैं, वो हर चैप्टर के साथ साथ, इनफैक्ट चैप्टर के साथ साथ नहीं, टॉपिक के साथ साथ, कि आज अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया है तो आज ही आप उसके पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो आपके पास एक ऐसा प्रैक्टिस बुक होना चाहिए जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिले, जिसमें आपके पास पीवाईक्यू सॉल्व करने का ऑप्शन हो, जिसमें आप एनसीईआरटी के द्वारा दी गई क्वेश्चन, बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम का भी कुछ है, जिसमें एनसीईआरटी अपने द्वारा कुछ 10-15 क्वेश्चन हर चैप्टर के देता है कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो भी आपके पास सॉल्व करने का माध्यम होना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एग्जैक्टली क्या है मैम, और ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, एनसीईआरटी का को ही माना जाता है कि यार यहीं से सिलेबस आता है। एनसीईआरटी हर बच्चे के माइंड में होता है कि एक टेक्स्ट बुक है, माना एक टेक्स्ट बुक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हर चैप्टर के ऊपर एक स्कैनर सा बार कोड बना हुआ है। आप उसे स्कैन करने में जाएंगे, आपको वहां पर क्वेश्चंस का एक बैंक मिल जाएगा। हर चैप्टर में उन्होंने थ्योरी क्वेश्चन दिए हैं जो कि रेलेवेंट है उनके बोर्ड्स के लिए, एंड हर चैप्टर में 10-15 उन्होंने मल्टीपल चॉइस भी दिए हैं जो कि रेलेवेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो वहां से हमें आइडिया लगता है कि अगर एनसीईआरटी पेपर बनाने चले तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें वही बुक दे रही है तो वो तो सॉल्व करना अति आवश्यक है। बहुत बारी ऐसा होता है कि आपके पुराने पीवाईक्यूज में से ही, एग्जाम्पलर में से थोड़ी सी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इनफैक्ट 60-70% पेपर तो एक तरीके से रेपिटेशन होता है। तो वो चीजें रेपिटेशन को देखने के लिए, पैटर्न को समझने के लिए, आपको ये दोनों चीजों को हैंड इन हैंड लेके चलना है, पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और पीवाईक्यूज को करने के लिए जैसे कि आपने कहा कि हमेशा साथ के साथ किए जाते हैं, यस। तो पीवाईक्यूज को करने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, पहले के टाइम पे होता था कि बच्चे पीवाईक्यूज लगाते ही नहीं थे, उनको आइडिया ही नहीं था कि
पिछले साल जो क्वेश्चन आ गया वो दोबारा थोड़ा आता है, सबके माइंड में ये धारणा थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बारी 2-2 3-3 साल के गैप के बाद क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि देखिए न्यू क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट द ओल्ड क्वेश्चन कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये तो रूल फॉलो हो जाता है। अल्टीमेटली घूम फिर की चीजें वहीं से आनी है। तो पीवाईक्यू बच्चे पहले सॉल्व करते थे बिल्कुल एंड में, जब मेरा सिलेबस हो जाएगा तब मैं एक बार पीवाईक्यूज लगा लूंगा, लेकिन अब बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो चुका है। पीवाईक्यूज आपको आइडियली हर चैप्टर के साथ सॉल्व करने हैं, हर टॉपिक के साथ, कि आज अगर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनॉल पढ़ ली है तो मैं उसका पीवाईक्यू आज ही लगा लूंगा। कल अगर मैं ग्लैंड्स पढ़ूंगा तो उसका पीवाईक्यू मैं साथ साथ लगाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं इज इट रेलेवेंट और नॉट। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसकी एप्लीकेशन आपको तभी पता चलेगी कि यार लास्ट ईयर इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया था, एम आई एबल टू सॉल्व बाय माय प्रिपरेशन और नॉट। तो पीवाईक्यूज बच्चे को साथ साथ लेके चलने चाहिए, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप सॉल्व करें। एक बार जब पूरा चैप्टर हो जाता है तो फिर पूरे चैप्टर के दोबारा सॉल्व करें। द मोर टाइम्स यू सॉल्व द पीवाईक्यूज, आप एग्जामिनर के माइंड में झांक रहे होते हैं कि इसने लास्ट 5 साल में 10 साल में कैसा पेपर डाला है, और मेरी तैयारी क्या उस पेपर को अगर सॉल्व कर पा रही है तो बिल्कुल अगले साल के पेपर को भी सॉल्व कर पाएगी। और अगर बात स्टडी प्लान की करें तो बच्चों को किस तरह से अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए कि उनका सिलेबस टाइमली सारा कवर हो जाए और कुछ ना छूटे, स्पेशली बायोलॉजी में जिसमें इतना वास्ट सिलेबस होता है। एब्सोल्युटली, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे नीट एग्जाम का 50% पोर्शन लेता है। 720 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 360 मार्क्स बायोलॉजी के हैं। बच्चा यूजुअली मेडिकल रखता इसीलिए है क्योंकि उसे बायो से बहुत प्यार होता है, लेकिन वो बायो को बीच में बहुत हल्के में लेने लगता है क्योंकि उसे लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टफ है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन आपको बायोलॉजी ही दिलाता है। हाँ, रैंक चाहिए बहुत अच्छा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए, बट फॉर सिलेक्शन योर बायो शुड बी सुपर डुपर स्ट्रांग। अगर 360 में से 340 अबव आ रहे हैं, 320 अबव आ रहे हैं, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब बायो में गलती होती है कि यार हमें बड़ी आसान लगती है, हमने आज एक चैप्टर पढ़ा, फिर हम सोचेंगे कि यार जब 6 महीने बाद इसका टेस्ट होगा ना तब इसको दोबारा देखेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बायो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इट हैज वेरी हाई टेंडेंसी टू बी फॉरगॉटन, कोई भी भूल जाता है, ये ह्यूमन ब्रेन है, नेचुरल टेंडेंसी है कि यार आज जो मैंने पढ़ा है ना थ्योरी है, आज समझ आएगा, लेकिन अगर मैं आज से 20 दिन बाद तुमसे उसमें से सवाल पूछ लूं तो तुम उसमें थोड़ा सा डाउट हो, यार पढ़ा तो था लेकिन अब याद नहीं है। तो बायो के लिए स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आप 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स करें, हर चैप्टर के साथ साथ आप उसके पीवाईक्यू लगाते जाएं, हर चैप्टर के साथ साथ आप उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाते जाएं और एग्जाम्पलर देखते जाएं। और जब एक चैप्टर हो जाता है एक रूल बना लो कि आफ्टर 20 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर मुझे फिर से एक बार उसको रीडिंग करनी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को हाईलाइट करते जाओ कि आफ्टर 20 डेज ऑफ कंप्लीटिंग दैट चैप्टर मुझे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दोबारा जाकर देखना है। तब जाके बायो 38 चैप्टर्स, तभी जाकर आप रिटेन कर पाएंगे अपने माइंड में, क्योंकि रिटेंशन का एक ही फंडा है, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। जितनी बार दोबारा आप उस चीज को पढ़ेंगे उतना ही तुम्हारे माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। अब आपका कभी भी कोई फेवरेट सॉन्ग होता है, वो फेवरेट सॉन्ग की लिरिक्स, उसका मुखड़ा, उसका अंतरा, एक एक लाइन आपको याद होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने उसको इतनी बारी सुन ली है कि यार वो टिप्स पे है। सेम थिंग हैपेंस विद बायोलॉजी। इसमें बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि यार रट्टा मारना पड़ रहा है, एग्जाम्पल्स हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, मारना पड़ता है, लिख लिख के करो, कैसे भी याद करो। आज याद किया, 10 दिन बाद उसे फिर देखो, उसके 20 दिन बाद उसे फिर देखो, तब जाके आप उस पर स्ट्रेंथ बना पाएंगे। 11th क्लास में 11th की बायो को स्ट्रॉन्ग करिए, 12th में आधा टाइम 12th की बायो को स्ट्रॉन्ग करिए और फिर उसको दोबारा बारी बारी रिवाइज करिए। एक ही तरीके से बायो में नंबर आते हैं, दैट इज रेपिटेशन। और इसके अलावा अगर मैम हम बात करें रिवीजन की, जी तो रिवीजन का टाइम क्या होता है, कितना टाइम हमें रखना चाहिए लास्ट में सिर्फ रिवीजन के लिए, और वो किस तरह से करना चाहिए? देखिए, रिवीजन आपका सिलेबस आइडियली एग्जाम से 4 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए, मतलब तब उसके बाद आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। 4 महीने आपके पास सॉलिड होने चाहिए जिसमें आप अपने पूरे 2 साल की मेहनत को रिवाइज कर रहे होंगे, जो आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई होगी उसमें सारी अपनी मिस्टेक्स को बारी बारी रीड कर रहे होंगे, जो क्वेश्चंस आपने हाईलाइट करे होंगे उन हाईलाइटेड क्वेश्चंस को आप दोबारा देख रहे होंगे। तो आपका प्लान इस हिसाब से होना चाहिए कि अगर मेरा मई में पेपर है तो दिसंबर एंड में मेरा सिलेबस शुड बी डन, मतलब जनवरी टू अप्रैल मैं सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूँ। रिविजन में आपको मदद करते हैं आपके द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स, रिविजन में आपको मदद करते हैं माइंड मैप्स, जिसको हम कॉन्सेप्ट मैप भी बोलते हैं। रिवीजन में बेटा जी आपको मदद करते हैं आपकी अगेन मॉक टेस्ट, यही क्वेश्चंस, क्योंकि अब उस 4 महीने में आप
हो सकता है उतना डिटेल नहीं पढ़ पाओगे, आपको सुपरफिशियली हर चीज को देखना है, क्योंकि अल्टीमेट थिंग इज नीट का पेपर इज नॉट अबाउट द डेप्थ, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, इट इज अबाउट द विड्थ। विड्थ मतलब सब चीजें थोड़ी 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 आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मैं एक चैप्टर को बहुत डिटेल में कर दूं, 2 चैप्टर छोड़ के चला जाऊं, ऐसे काम नहीं होगा। सारे चैप्टर करना है, सबका हमें उतना एनसीईआरटी बेस्ड पोर्शन करना है। तो एक तो रिवीजन आपके साथ साथ 1.5 साल के पूरे पीरियड में चलनी चाहिए कि यार मैं हर 20 दिन के बाद उसको रिवाइज कर रहा हूँ, और लास्ट के 4 मंथ्स एक्सटेंसिवली आपके रिवीजन पे जाने चाहिए, जिसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, पुरानी एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ना है, पुराने नोट्स को दोबारा पढ़ना है, उसके माइंड मैप्स को दोबारा करना है, जो सवाल पहले कर चुके हो पीवाई की उसको भी दोबारा करना है। एक बारी करने से कुछ याद नहीं होता, रिपीट करना है उसको। ओके। और अगर मॉक टेस्ट की जैसे बात कर रहे हैं तो हाउ हाउ मेनी मॉक टेस्ट आर इनफ, कितनी बार मॉक टेस्ट में अपेयर होना चाहिए स्टूडेंट्स को, कितने लेने चाहिए एग्जाम से पहले? देखिए इसका कोई नंबर नहीं है। बच्चा जब एडमिशन लेता है 11th क्लास में, जब वो सोच रहा है कि मुझे नीट का एग्जाम देना है, साथ साथ उसको मॉक टेस्ट देते रहना है। क्योंकि एक चीज होती है नॉलेज गेन करना कि यार मुझे सब आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेरे को सारी आती है। दूसरी चीज होती है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। मुझे सब आता है लेकिन मैं इतना स्लो हूं कि यार मेरा पेपर ही नहीं खत्म हुआ। मुझे सब आता है लेकिन मुझे पता ही नहीं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, तो आपकी सारी नॉलेज बेकार है। तो मॉक टेस्ट आपको स्टार्टिंग से ही अपने पूरी जर्नी में रखने हैं। इनिशियली आप 1 साल कम रख सकते हैं, बट सेकेंड ईयर जब आप 12th में होंगे, जब लास्ट के 6 महीने बचे होंगे, तब उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। वो बहुत जरूरी है इसके लिए कि आपको उस लिमिटेड समय में, 3 घंटे का समय, 3 घंटे 20 मिनट का, उस समय में मुझे किस तरीके से प्लान करना है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन कर लूं। क्योंकि अब पेपर थोड़ा चेंज हो रहा है, सेक्शन ए सेक्शन बी आ चुका है, सेक्शन बी में आपके पास चॉइस भी आ रही है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको पहले होनी चाहिए। वहां जाके आप नहीं सोच सकते कि यार मैं पहले फिजिक्स शुरू करूं या पहले बायो शुरू करूं, नहीं। आपका प्लान पहले से बना होना चाहिए कि मेरा पेपर शुरू ही बायो से होगा, बायो में भी मैं पहले जोलॉजी अटेम्प्ट करूंगा। ये मेरी अप्रोच होगी सेक्शन बी के लिए। और जब लास्ट के बिल्कुल 1 घंटा बच जाएगा, तब मैं सब छोड़ के पहले फिजिक्स सॉल्व करूंगा। लास्ट के आधे घंटे के लिए मैंने अपने डाउट्स वाले क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये सब तभी हो सकता है जब आप एक्चुअली में उस पेपर वाले माहौल में बैठे हो मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स। लास्ट के 6 महीने में तो आपको हर महीने 3 से 4 मॉक टेस्ट, और जब समय आ जाता है लास्ट मंथ का, तब तो एवरी डे मॉक टेस्ट होता है, एवरी ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट होता है। क्योंकि प्रेशर हैंडल करना एक दिन में नहीं आता कि मैंने 2 साल पूरा स्टडी कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, और मैं एक्चुअल एग्जाम में बैठ के देख रहा हूँ और तब मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, प्रेशर बहुत फील हो रहा है। वैसी प्रेशर प्रेशर सिचुएशन को जब आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं ना, तो एक्चुअल एग्जाम भी आपको एक नॉर्मल एग्जाम की तरह लगेगा। मैम कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, उन्हें सब कुछ आता है, जी। बट कई बारी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स खो देते हैं, तो उसका क्या आप एडवाइस देंगे आप उसके लिए? नेगेटिव मार्किंग में बच्चा जनरली स्टार्टिंग में मार्क्स बहुत लूज करता है, उसे पता नहीं चलता है कि यार इट इज नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपके अगर 620 से ऊपर आ रहे हैं, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट 650 से ऊपर आ रहे हैं, तो आप 100% सिलेक्टेड हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाएं, तुक्का नहीं लगाना है। ये उसको समझने में 6-7 महीने लग जाते हैं। जब वो देखते हैं ना कि यार मेरे को आता तो था, ये 3-4 क्वेश्चंस की वजह से मेरा मार्क्स बिल्कुल लो जा रहा है, तो उसको अपने आप पे कंट्रोल तभी होगा जब उसकी स्टडी उतनी इफेक्टिव होगी। अगर मैंने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर एक के मैं पीवाईक्यूज लगा के जा रहा हूँ, हर एक के मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहा हूँ, तो मुझे वहां पे डाउट नहीं होगा कि यार इसका आंसर ये है या ये है, मुझे भूल रहा है। आप अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे तो आपके डाउट्स उतने ही पेपर में कम होते जाएंगे। और अगर कहीं भी लगता है कि यार ये मैं मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये होगा, तो लगते से कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज फैक्ट बेस्ड, एवरीथिंग हैज टू बी स्टडीड। वो कहीं ना कहीं तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, हाँ बस ये तुम्हें याद नहीं है। याद नहीं है तो आज नहीं अटेम्प्ट करनी, इस मॉक टेस्ट के बाद उसको दोबारा देखना है और उसको दोबारा रीड करना है उस पोर्शन को, देन हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सारा अटेम्प्ट करना है, बच्चे को ये सोचना चाहिए मुझे उतना अटेम्प्ट करना है जितने से मेरा सिलेक्शन हो जाए। ओके, दैट्स ग्रेट एडवाइस। तो मैम अब बात करते हैं आपकी बुक की। तो जी। आपने बुक अभी बहुत ही स्पेशल सा नाम है इसका, 360 बायोलॉजी। सो जी। आई मीन इट्स सेल्फ डिस्क्रिप्टिव कि इसका जो अप्रोच है वो यही है कि कैसे 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किए जा सकते हैं बायोलॉजी में। सो व्हाट इज द अप्रोच दैट दिस बुक फॉलोज, और ये कैसे अलग है बाकी बुक से? जी देखिए मैंने नाम बहुत सोच के रखा है, इसके 2-3 मीनिंग निकल सकते हैं। पहला,
कि यार आपका नीट के एग्जाम में बायो 360 मार्क्स का आ रहा है आजकल, तो यार 360 आउट ऑफ 360 के लिए 360 एनसीईआरटी बायोलॉजी। दूसरा मेरा मोटिव ये था कि बायो सिर्फ थ्योरी से नहीं आ सकती, बायो सिर्फ सवालों से नहीं आ सकती, बायो सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं आ सकती, मॉड्यूल के कोचिंग के मॉड्यूल से नहीं आ सकती। बायो अगर आपको लर्न करनी है तो आपको 360 डिग्री अप्रोच रखनी है। यानी कि मैंने पहले अपने नोट्स बनाए, नोट्स के बाद मैंने उसका एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी के बाद मैंने उसका पीवाईक्यू भी लगाया, पीवाईक्यू के बाद मैंने उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी लगाए, मैंने एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर लिया, और मैंने प्रीवियस ईयर को स्टडी करते हुए हर पैटर्न के सवाल निकाल लिए। तो मेरी बुक मैंने यही सोच के बनाई थी और नाम भी इसी वजह से रखा था कि हर एस्पेक्ट में द स्टूडेंट शुड बी रेडी, थ्योरी एस्पेक्ट शुड बी रेडी, पीवाईक्यूज शुड बी रेडी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन शुड बी रेडी। तभी आप अगर इस बुक की बाइफिकेशन देखेंगे तो पहले मैंने एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी लिखी है, जिसमें मैंने पीवाईक्यूज को ऑलरेडी टैग कर दिया है कि आपको पता हो कि पिछले सालों में एनसीईआरटी के इन लाइन में से क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद अगर आप जाके देखेंगे तो चैप्टर की इफेक्टिव रिवीजन के लिए हमने उसमें माइंड मैप्स यानी कि कॉन्सेप्ट मैप ऐड किए हैं कि एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया तो समराइज करने के लिए आप वहां से देखिए। फिर अगर आप उसमें आगे जाएंगे तो हर चैप्टर में आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और एक लेवल नहीं, 2 लेवल में मिलेंगे। पहला लेवल थोड़ा सा इजी, सेकेंड लेवल थोड़ा सा ट्रिकी। हर चैप्टर में आपको लास्ट 10 ईयर्स के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और सबसे ब्यूटीफुल बात इस बुक की ये है कि यहाँ पर हमने हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज अरेंज किया है। यू नीड नॉट टू वेट कि मेरा 20 दिन बाद चैप्टर पूरा होगा तब मैं सवाल निकालूंगा। आज आपका एक टॉपिक पूरा हुआ, आप उस टॉपिक के सारे एनसीईआरटी बेस्ड और पीवाईक्यू कर लीजिए, कल दूसरा होगा, कल दूसरे के कर लीजिए, तो आपके पास वर्कलोड जो है वो बहुत मैनेज रहेगा। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने इसमें अरेंज कर दिया, क्योंकि देखिए डेटा बहुत है, क्वेश्चंस बहुत है मार्केट में, बट एवरीथिंग इज वेरी हाफिजड। बच्चे के पास समय नहीं है कि वो उनको अरेंज करे। सो आई हैव अरेंज्ड इट फॉर द किड कि आप अलग से इसमें अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, 2 स्टेटमेंट अलग है, 5 स्टेटमेंट अलग है। आप अलग से इसमें एजर्शन रीजन करेंगे, अलग से एक सेक्शन बना दिया मैच द फॉलोइंग का, अलग से बेटा जी सेक्शन बना दिया इवेंट बेस्ड। 2023 के एग्जाम से न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है कि इवेंट या फिर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, उसका मैंने अलग से सेक्शन बना दिया है। अब आप ध्यान से नोटिस करेंगे कि बायो इज नॉट ओनली थ्योरी, बीच में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं जिन चैप्टर्स में रेलेवेंट है। तो जो जो चैप्टर में न्यूमेरिकल है मैंने उसका सेक्शन इस बुक में अलग से बना दिया है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दिस बुक इज वेरी मच अरेंज्ड एंड इट इज मेकिंग टास्क ऑफ रिवाइजिंग वेरी मच इजी फॉर द स्टूडेंट, कि अब उसको खोजना नहीं पड़ेगा कि यार इसमें स्टेटमेंट बेस्ड कहाँ है, क्योंकि हर चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन है, आपके पास अलग से सेक्शन बन गया है, तो आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी इसमें। तो मैम आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगी इस बुक में से किस तरह पढ़ना है उनको? हर एक चैप्टर एक साथ लेके चलना है और साथ में एक्सरसाइजेस करते जाना है और कॉन्सेप्ट मैप्स को रिवाइज करना है? एब्सोल्युटली, मैं बच्चों को कहूंगी कि आप एक ऑर्डर फॉलो करिए, अच्छे टीचर से पढ़िए। पहला स्टेप वही होता है, स्टडी, मेक नोट्स ड्यूरिंग द क्लास, देन पिक अप दिस बुक। इस बुक में आपको एनसीईआरटी स्टार्टिंग में मिल जाएगी, वहीं से एनसीईआरटी पढ़िए विद द पीवाईक्यू टैगिंग, तो आपका एक टास्क हो गया। देन उसके बाद जितना टॉपिक आपने आज किया है उसके आप साथ में पीवाईक्यूज, क्योंकि टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो कि इसमें टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, वो भी आप साथ साथ सॉल्व कर लें। इस तरीके से 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन में आपका चैप्टर पूरा हुआ, एक बारी चैप्टर पूरा होने के बाद उसका एक बारी फिर से कॉन्सेप्ट मैप जरूर देखें, जस्ट टू रिवाइज। क्योंकि मैंने जैसे बताया सिलेक्शन के लिए जस्ट रेपिटेशन इज द ओनली फंडा। प्रॉब्लम ये नहीं आती कि मुझे समझ नहीं आता है, प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे याद नहीं रहता है, और याद रहने का एक ही तरीका है, बारी बारी उस चीज को देखना रहता है। तो इस बुक को आप बिल्कुल हैंडी रखिए, जैसे जैसे एक टॉपिक खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे उसके क्वेश्चंस, उसके पीवाईक्यूज हम साथ साथ लगाते जाएंगे। और जो आपको टफ लगता है क्वेश्चन, जैसे लेवल 2 में बहुत सारे मैंने अच्छे ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाले, उसको एक छोटा सा स्टार मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि जब मैं रिवाइज करूंगा तो ये क्वेश्चन तो मैंने छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा था। एक मिस्टेक नोटबुक अपनी साथ में जरूर लगाइए, आपको इस बुक में भी स्पेस मिल जाएगा लिखने का, जहां पर कि यार ये एक ऐसे टॉपिक है इस चैप्टर के जो मुझे हमेशा भूलते हैं, हमेशा मैं गलती करता हूँ इसमें, ताकि जब आप फ्यूचर में रिवाइज करें तो उन पे आप ज्यादा फोकस करें। वाओ मैम, एक्चुअली ये सारा आपकी बुक का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना टफ भी नहीं है नीट का एग्जाम, अगर ऐसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा जाए तो बिल्कुल हो एब्सोल्युटली, सकता है। आप अगर बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, आपको ना डिफिकल्ट लगेगी, आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, आप सच में सीखते हुए लर्न करेंगे, नॉट जस्ट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जब आप डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, तो ये बायो ही है
जो आपके साथ रहती है अगली आपकी पूरी जर्नी में। तो आपके इसके कॉन्सेप्ट ढीले नहीं होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कि एमबीबीएस में जाके लगे बच्चे को कि यार मैं कुछ अच्छा सीख के आया हूँ। वो तभी पॉसिबल है जब आप टाइमली स्टार्ट करते हैं, ऑर्डरली मैनर में हर चीज करते जाइए। बिल्कुल टफ नहीं है, 360 आउट ऑफ 360 डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हैं, और ये बुक आपकी इसमें बहुत मदद करने वाली है। बिल्कुल मैम, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे फेस होती है, उन्हें ये समझ नहीं आता कि कहाँ से क्या चीज पढ़नी है, क्योंकि राइट। इतना कुछ है, इतना सारा मटेरियल है इवन मार्केट में भी इस एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली, कि डेटा वो इज कंफ्यूज ह्यूज। हो जाते हैं। डेटा हैज बिकम अ प्रॉब्लम नाउअडेज, कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैं ये वाले सवाल निकालूं, इस बुक के सवाल निकालूं, इसमें तो सिर्फ पीवाई क्यों है इसके निकालूं, इसमें तो सिर्फ असर्शन रीजन है ये निकालूं। आपको सब करना है, एक बैलेंस्ड वे में करना है, और ये बुक में आपको सब चीजें एक सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलेंगी। तो अब तुम्हें इसके अलावा और कोई बुक नहीं चाहिए, जस्ट वन एनसीईआरटी एंड दिस 360 एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक। ये दोनों भी अगर आपने पूरी जर्नी में ऑनेस्टली कर ली, आपके 110% 340 प्लस नंबर ही आएंगे। 360 आएंगे, हाँ एक दो सिली मिस्टेक तुम्हारे लिए मैं छोड़ देती हूँ, 340 प्लस तो डेफिनेटली आएंगे। दैट्स ग्रेट। तो मैम अभी आपसे मैं कुछ कुछ आपके जो की टर्म्स हैं इस बुक में उनके बारे में पूछूंगी कि उसके अंदर क्या है। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस, उसके अंदर क्या है मैम? देखिए, ट्रेंड एनालिसिस हमने हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ऐड किया है। ये बताता है कि पिछले सालों में उस चैप्टर में से कितने सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है, मैं कभी ये नहीं बोलती कि यार अगर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर किसी चैप्टर में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे और बहुत ध्यान से उसको देखोगे। तो ट्रेंड एनालिसिस स्टार्टिंग में डाला है, जिसमें पर ईयर कितने क्वेश्चन है वो आपको पता चलेगा। एवरेज एवरेज 2 से 3 आते हैं, एवरेज 10 क्वेश्चन आते हैं। प्लस हमने उसमें बाइफर्केशन भी किया है टॉपिक्स का, कि इस पूरे चैप्टर में से यूजुअली एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक कौन सा है। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं, तो उसमें से मोस्ट फेवरेट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। आप देखेंगे हर साल उसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि मुझे सारे टॉपिक्स तो पढ़ने पढ़ने हैं, लेकिन ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें से हर साल टेंडेंसी है आने की, इसको तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले आपको पता होता है कि इस चैप्टर की वेटेज कितनी है, 3 क्वेश्चन की है, 10 क्वेश्चन की है, या 20 क्वेश्चन की है। उतनी ही इंटेंसिटी से आप उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा नीट पीवाईक्यूज इन वन लाइनर थ्योरी, इसका क्या मतलब हुआ मैम? देखिए, इसमें हमने एनसीईआरटी का थ्योरी भी डाला है, बियॉन्ड एनसीईआरटी पे कुछ पॉइंट्स डाले हैं। तो जो एनसीईआरटी की हमने थ्योरी डाली है उसमें हमने टैगिंग कर दी है कि यार इस एक लाइन में से आपका सवाल आया हुआ है, इस एक लाइन में से अलग से हाईलाइटेड है। नीट 2021 में आया था, नीट 2016 में आया था, नीट 2000 में आया था, कब आया था। तो आपको उस वन लाइनर से पता चल जाता है कि यार इन विच ईयर दिस क्वेश्चन वाज रिपीटेड एंड कितनी बार। आप कुछ लाइंस तो बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे देखेंगे, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। उस एक लाइन में से ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर पेपर आ रहा है। सो दिस टेल्स यू अबाउट द इम्पोर्टेंस। और जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको बोला गया की टर्म्स रिफ्रेशर, तो उसमें यस, बेसिकली क्या है? देखिए वो एक तरीके का रैपिड फायर है बच्चे के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए कि आपको कितनी एनसीईआरटी आती है। एनसीआर हम बोलते हैं एनसीईआरटी की हर लाइन में से एमसीक्यू बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या तुमने सच में एनसीईआरटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो मैंने उसी एनसीईआरटी के कुछ हाईली इंपॉर्टेंट लाइंस को एज अ फिल इन द ब्लैंक इंट्रोड्यूस कर दिया है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट लिविंग इवन अ सिंगल वर्ड। वहां पर आप एक वर्ड भर रहे होंगे, उससे आपको रियलाइज होगा कि वो एक वर्ड की इंपॉर्टेंस कितनी है, उस लाइन में से कितने ज्यादा क्वेश्चंस बनने की टेंडेंसी रहती है। तो ये आपको और इंपॉर्टेंस दिखाती है कि हम ना एक वर्ड, ना एक लाइन, ना एक डायग्राम, ना समरी, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं इसकी। और इसके बाद आपने माइंड मैप्स दिए अपनी बुक में, यस, उनसे क्या मैंने यूज होगा उनका स्टूडेंट्स को? देखिए रिवीजन में कई बारी बच्चे के पास, जब हमारे पास लास्ट का 1 महीना बचा होता है या लास्ट के 2 महीने बचे होते हैं, तो 3 सब्जेक्ट है। वी कांट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल। उसे सब कुछ करना है, 100 चैप्टर मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली टोटल में, अगर मैं जाऊं तो तीनों सब्जेक्ट के। वो सब करने में उस बच्चे के लिए शायद पॉसिबल ना हो कि वो हर चैप्टर का अपने नोट्स का एक एक लाइन लास्ट के 1 महीने में पढ़ पाए।
तो उस टाइम के लिए, रिवीजन के लिए हमने इसमें कॉन्सेप्ट मैप ऐड कर दिए, जो आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देंगे कि यार इस चैप्टर में ये सारी चीजें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस माइंड मैप में, उस कॉन्सेप्ट मैप में एडेड है। तो ये आप 2 टाइम पे पढ़ेंगे। पहला, जब आप चैप्टर कर रहे हैं आराम से अपनी जर्नी में, उसमें भी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भी एक बार कॉन्सेप्ट मैप देखेंगे। और जब आप लास्ट में रिविजन के समय आते हैं, आपका कोई भी मॉक टेस्ट होता है, रिवाइज करना चाहते हो, टाइम बहुत कम बचा है, तब आपको बहुत हेल्प होगी जस्ट टू रिवाइज एंड जस्ट टू मेमोराइज कि यार इस चैप्टर में क्या क्या था। तो आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली अरेंज्ड इस बुक में हर चैप्टर के साथ हमने कॉन्सेप्ट मैप ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा इसमें टॉपिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, तो उनकी क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं उनके। यस, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। एवरी क्वेश्चन इज बीइंग डेल्ट विद वेरी मच डेप्थ। इनफैक्ट आप अगर सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे तो सोल्यूशन में हमने टैगिंग भी करी है कि यार रेफरेंस भी दिया हुआ है कुछ कुछ में कि ये उस टॉपिक में से आया है। और आप जब सोल्यूशंस एक बार अगर आपने सोल्यूशन देख लिया ना, तो एक तरीके से आप उस टॉपिक को रिवाइज कर चुके हो। अगर मैं आपको बता दूं 1 क्वेश्चन का आंसर डी है, 2 का बी है, 3 का सी है, वो सी क्यों है? उसके लिए आपको दोबारा पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब सोल्यूशन सेक्शन में जाएंगे, उससे रेलेवेंट सारी थ्योरी उससे रिलेटेड वहां दी हुई है। तो अगर तुम्हें कुछ भूल भी रहा होता है ना किसी टॉपिक में से, किसी पैराग्राफ में से, तो वो चीज तुम्हें सोल्यूशन में मिल जाएगी उसके। Wow, ma'am, this really sounds like the book every student has been waiting for. Because मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें एक ही बुक में आपको मिल जाए, वो कि कोई और ऐसी बुक होगी अभी तक। राइट, So क्योंकि this मार्केट truly में the अगर आप unique book. देखेंगे तो पीवाईक्यूज अलग है, एनसीईआरटी बेस्ड शायद क्वेश्चंस अलग हैं, और बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड सा कंटेंट है। बच्चे के पास इतना समय नहीं है। वी आर एजुकेटर्स, वी नीड टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर देम। जब मैं पढ़ाती भी हूँ, जब मैं उन्हें थ्योरी भी लिखवाती हूँ, जब मैं उनके नोट्स भी बनाती हूँ, तो मेरी अप्रोच सिर्फ इतनी है कि मैं किस तरीके से इतने बड़े डिफिकल्ट टॉपिक को कंसाइज करके सिंप्लीफाई करके पढ़ा पाऊँ। मैंने इस बुक को भी उसी अप्रोच से डिजाइन किया है कि मैं किस तरीके से बच्चे के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन निकालूं, जिसके अलावा बच्चों को कुछ और नहीं चाहिए। हाईली ऑर्गेनाइज्ड, पीवाईक्यू टैगिंग, रैशनलाइज कंटेंट तक इसमें मैंने इंक्लूड किया। आप जानते हैं इस साल नई एनसीईआरटी आ चुकी है, मार्केट में नई ही मिल रही है, ओल्ड नहीं है। लेकिन अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ओल्ड वाले में से पेपर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उस क्लैरिटी को क्लियर करते हुए कि बेटा अगर आपके पास नई एनसीईआरटी भी है ना, डू नॉट वरी, हमारी बुक में हमने सारा पुराना रैशनलाइज कंटेंट एक अलग से बॉक्स में डाल दिया, उसको एक अलग हाईलाइट करके कलर दे दिया है कि तुम्हें आइडिया लगे कि यार ये टॉपिक अब नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी यू हैव अ सोर्स। बच्चों के पास अब सोर्स खत्म हो गया, क्योंकि ऑनलाइन अब एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलेगी। तो अगर बेटा आपके पास ओल्ड नहीं है, आप ये बुक लीजिए, आपके पास सारा ओल्ड का रैशनलाइज कंटेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, इनफैक्ट प्रॉपर्ली मार्क्ड है। तो उस एस्पेक्ट में बच्चे के लिए एक होलसम सोल्यूशन बन जाता है इस बुक की फॉर्म में। मैम आई एम श्योर इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और ऑथेंटिक कंटेंट बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, बहुत मेहनत लगी होगी। सो आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को ये अच्छे से बेनिफिट करे और स्टूडेंट्स सक्सेस जरूर पाए इस बुक को यूज करने के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। एंड लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहती हैं स्टूडेंट से, सो प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं हर बच्चे को बस यही कहना चाहती हूँ, देखिए बेटा, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि बिना मेहनत के हमें कुछ मिल सकता है। मेहनत खूब लगेगी, बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं अपना ड्रीम को पाने के लिए। और अगर आज आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो कल को आपको कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बुक बनाने में मैंने भी बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। पिछला पूरा 1 साल अपने 10 साल का एक्सपीरियंस यूज करके पूरी टीम ने, मैंने, सबने बहुत मेहनत की है एंड आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है जिससे आप अपनी बायो की प्रिपरेशन को सुपर डुपर स्ट्रेंथन कर पाए, स्ट्रॉन्ग कर पाए, रिवाइज करने में आसानी हो। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रखा गया है जैसा पिछले 10 सालों में देखा गया है, बहुत सोच के हर क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, देन दिस, apart from NCERT, along with NCERT, your 360 NCERT biology book is going to come really handy for you. बहुत हेल्प करने वाली है ये बुक। आप फ्लिपकार्ट, Amazon कहीं से भी खरीद सकते हैं and this will really help you a lot and I really wish you all the luck, all the best for your preparation. मेहनत करोगे तो कोई चीज impossible नहीं होती है। Thank you so much, C. Pahuja ma'am, for your time and all the very best to all the NEET aspirants out there.
So 360 Biology is now available on Amazon, Flipkart and www.dishapublication.com. इसके अलावा आप प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर विजिट कीजिएगा दिशा पब्लिकेशन का, बिकॉज हम लोग फ्री गिव अवेज करने वाले इस बुक के बहुत जल्दी. So you can also get this book for free. So thank you everyone and bye bye. Thank you guys.